नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह यादव फ्रीक्वेंसी क्लासेस की ओर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस ऑफिशियल चैनल पे हम संविधान के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आप लोगों को बताया था और मैंने ये भी कहा था कि अगला लेक्चर हमारी बची हुई शक्तियों पर होगा। तो दोस्तों, उसी श्रेणी में हम राष्ट्रपति की आज न्यायिक शक्तियों से शुरुआत करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों में। अगला टॉपिक है हमारा न्यायिक शक्ति। दोस्तों, आज हम आपसे जो डिस्कस करेंगे वो न्यायपालिका से जुड़े हुए राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार होते हैं, हम उस पर देखेंगे। तो इसके देखिए दोस्तों, आर्टिकल 72 बहुत अच्छा आर्टिकल है। आर्टिकल 72 बताता है कि क्षमादान की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन आर्टिकल हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 में 72 में है। वह किसी भी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को माफ भी कर सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी दोषी को, मतलब किसी भी अपराध के लिए दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं या उसे स्थगित कर सकते हैं। इसमें मृत्यु दंड में भी क्षमा याचना की जा सकती है। मतलब जिसको मृत्यु दंड दिया जा चुका है तो उसे क्षमा याचना के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी हो जाएगी, मतलब वो राष्ट्रपति से क्षमा ले सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल को भी क्षमा शक्ति का एक अधिकार है, मगर वहां मृत्युदंड में क्षमादान नहीं है। तो याद रखेंगे, जब यहाँ राष्ट्रपति जी अगर किसी का मृत्युदंड माफ करते हैं तो उससे नीचे की सजा, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे उसको आजीवन कारावास वाला जो है, तो वो मृत्युदंड से नीचे वाली सजा का प्रावधान हो जाता है। सजा के रूपों को कम ज्यादा किया जा सकता है, मतलब कठिन सजा है या सजा का प्रारूप बड़ा ही जटिल है तो उसे सरल बनाया जा सकता है, बीच में गैप दिया जा सकता है। तो इस तरह के जो क्षमादान की जो शक्ति है आर्टिकल 72 में, जिसमें अपराध के लिए दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करना, स्थगित करवाना, उसके समय को आगे पीछे करना, ये सारी शक्तियां किसके पास होती है? हमारे राष्ट्रपति जी के पास। इन्हें मृत्युदंड क्षमा करने का भी अधिकार है, ये आपको याद रखना है। अगला आर्टिकल है दोस्तों 124 124, बहुत ही आईएमपी है दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट, एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट, एचसी फॉर हाई कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और वहीं सभी राज्यों की हाई कोर्ट के जजों और मुख्य जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ये आपको याद रखना होगा। आगे चलते दोस्तों, बहुत आईएमपी है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 इस आर्टिकल में कि किसी भी कानूनी प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। बहुत आईएमपी लाइन है कि कोई भी ऐसा कानूनी मुद्दा है जो राष्ट्रपति को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह इसमें लेना जरूरी है, तो वो सलाह लेने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार किसमें? 143 में। मगर आपको इसका ये याद रखना है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह लेने का अधिकार रखते हैं 143 में, मगर सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है वो मान्य होना करना है या मान्य होगी ही, ये ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं लिखा है। हाँ, सलाह ले सकते हैं, मानना नहीं मानना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपको याद रखना, आर्टिकल 143। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे जो 3 आर्टिकल्स थे वो हमने न्यायिक शक्ति के ऊपर बताया। अब हम सैन्य शक्ति की बात करते हैं, उसमें 3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि सैन्य शक्ति में क्या, जो मैं आपको बहुत सिंपल से पॉइंट है कि भारत की सेना का सेनापति, मतलब भारत की सेनाओं के सेनापति कौन है? हमारे राष्ट्रपति। दूसरा, जल, थल और वायु सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के प्रमुख यही हैं। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, सेना अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और एक बहुत आईएमपी लाइन कि युद्ध की घोषणा दोस्तों, कि युद्ध की घोषणा संसद के स्वीकृति में ही की जाती है। आपको याद रखना, युद्ध की घोषणा जो है वो संसद से अनुमति लेने के बाद ही की जाएगी। इसी प्रकार से युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति से ही करता है। अर्थात कि भारत में युद्ध का आरंभ और अंत की घोषणा जरूर राष्ट्रपति करता है, मगर संसद की स्वीकृति से ही। तो ये आप दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 111 की। ये 111 जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है दोस्तों? राष्ट्रपति की वीटो पावर।
वीटो पावर का क्या मतलब है कि राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक सहमति के लिए जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। ध्यान से सुनेगा, दोनों सदनों से पास होने के बाद जब कोई विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प बिल को सहमति दे दे, मतलब अप्रूव कर दे, जो बिल आया उसको अप्रूव कर दे। दूसरा, बिल को सहमति के लिए अपने पास रख ले, अनिश्चित काल तक वो अपने पास इसे रख सकता है। इसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं कि उस बिल को ना तो ना कराए ना ही हाँ कराए और अपने पास रख लिया। तीसरा होता है विधेयक को वापस भेज सकता है, मतलब जो विधेयक आया उसे नामंजूर कर सकते हैं। मंजूरी दे दी, अप्रूव कर दिया, अप्रूव नहीं करा और यहाँ अपने पास रख लिया अनिश्चित काल तक, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो 3 विकल्प होते हैं जब कोई बिल दोनों सदनों में से, मतलब दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस में से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए आता है तो उनके पास 3 ये ऑप्शन होते हैं। और ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 111 में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहते हैं दोस्तों। अगला चलते हैं राष्ट्रपति की राज्यों से संबंधित शक्तियां। बहुत आईएमपी है दोस्तों। राज्यों से संबंधित शक्तियां मतलब राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, राज्य का विघटन। तो ये सब जो प्रस्ताव संसद में रखे जाते हैं ये राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर संभव नहीं। देखिए दोस्तों, मैं लिखा भी है, राज्यों के नाम, सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में रखे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के एक अनुमति के बाद ही संसद में यह प्रस्ताव रखा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से रखना है ध्यान में दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करते हैं। आपातकालीन शक्तियां जो हमने जर्मनी के संविधान से ली थी, आपातकालीन शक्तियां दोस्तों आर्टिकल 352, 356 और 360 में दी गई है। अभी क्या शक्तियां हैं वह मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 352 में दिया है राष्ट्रीय आपात। ध्यान से सुनेगा दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 352 में दिया है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है वो राष्ट्रपति घोषित करता है संपूर्ण राष्ट्र पर या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर। ये आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। अब तक कितनी बार लगा राष्ट्रीय आपातकाल? 3 बार लगा है। 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, और 1975 में 1975 में जब आंतरिक अशांति के कारण, मतलब इंटरनल के कारण जो क्लेश हुआ था जो हमारे बीच में, जो हमारे इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, तो आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार लगा। तो 3 बार अब तक हमारे वहां राष्ट्रीय आपात लगा जा चुका है। राष्ट्रीय आपात लगने के पीछे कई आधार होते हैं दोस्तों, वो जानना जरूरी है कि निम्नलिखित घोषणाओं के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मतलब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा आर्टिकल 352 में दी गई है। 352 के तहत अब तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, 62, 71, 75। क्या आधार होते हैं, क्या बेस होता है कि कैसे राष्ट्रपति घोषणा करता है? ऐसे आसान नहीं है इस तरह से कि राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। इसके 3 बेस है दोस्तों। प्रधानमंत्री से या मंत्रिपरिषद से लिखित में अनुमति मिलने पर ही ऐसा हो। प्रधानमंत्री से और मंत्रिपरिषद से लिखित में अनुमति मिलने पर ही हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये बहुत आईएमपी बात है, मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इन दोनों की परमिशन पे जब लिखित में मिलेगा तभी करेगा। दूसरा, 1 माह के अंदर संसद के द्वारा, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए 1 माह के अंदर, विद इन 1 मंथ के अंदर संसद में 2/3 मतलब 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। कि नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए संसद से 2/3 बहुमत मिलना बहुत जरूरी है। ये बहुत आईएमपी है, जो अनुमोदन के बाद ही वो आईएमपी है, क्योंकि उसके बाद ही राष्ट्रपति अपनी घोषणा कर सकते हैं। तीसरा बहुत आईएमपी है कि एक बार नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो 6 माह के लिए से लगाया जाता है। कम से कम कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लगाया जाता है दोस्तों। और इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। सॉरी, अगर किसी बुक में लिखा है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद समाप्त किया जा सकता है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि 6 माह मिनिमम के लिए लगेगा नेशनल इमरजेंसी, और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है कितने भी समय के लिए, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। अब दोस्तों 352 के बाद आते हैं 356 पर। ये हमारी आपातकाल की दूसरी शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है, राज्य आपातकाल। मतलब राज्यों में संवैधानिक शक्ति विफल होने के बाद या त्रिशंकु स्थिति बनने के बाद या वहां की राज्य सरकार अपनी बहुमत खोने के बाद कोई और विपक्ष से बहुमत या अपनी सरकार बनाने का दावा जब पेश नहीं करता है, तब राज्य में
सॉरी राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्य में जब की जाएगी तो वो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल के मंशा पर, मतलब उनकी स्वीकृति पर राज्यपाल अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति जी को, और उसी रिपोर्ट, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही, ध्यान सुनेगा, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति राज्य में वहां की संवैधानिक शक्ति के विफल हो जाने के बाद, ठीक है, क्या लगाते हैं, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगता है, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य आपातकाल लगता है। भारत में अब तक ये 100 से ज्यादा बार लगाया जा चुका है, कई राज्यों में बहुत ज्यादा समय तक लगा है, पंजाब और जम्मू कश्मीर उसके उदाहरण भी है। तो आप ये याद रखेंगे दोस्तों कि राज्य आपातकाल की घोषणा 356 के तहत की जाती है। राज्यपाल की परामर्श पर ही राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, वहां की संवैधानिक शक्ति जब विफल हो जाती है। तीसरा आता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल 360। ये बड़ी एक विकृत स्थिति बोल सकते हैं कि जब भारत की संचित निधि का जो कोष है वो खत्म हो जाए, भारत में जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से लड़खड़ा जाए, और किसी भी योजना के लिए जब पैसे नहीं बचे, तो जो वित्तीय आपात, मतलब भारत में अब कोष की बहुत ही कम सीमा बची, इसलिए वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो आर्टिकल 360 के तहत भारत में लगाएंगे राष्ट्रपति। और लकीली ये अभी तक भारत में नहीं लगा है। 1992 में थोड़ी सी कंडीशन जरूर बनी थी, मगर तब इस स्थिति को पूरी तरह से संभाल लिया गया था। तो आपको याद रखना ये 3 शक्तियां आपातकाल की, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 का जो इकोनॉमिकल इमरजेंसी के बारे में बताता है दोस्तों। तो ये आपको तीनों शक्तियां आपातकाल की शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को दी गई है, ये आपको याद रखना है।